मोदी को बड़ी इच्छा है कि ये संसद मैंने बनवाई है तो इस पर तख्ती भी मेरी लगे कि एक सीट पे 1000 मोदी खड़े कर दोगे ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो भी जीत नहीं पाएगी। जो हर हर मोदी की जो बात कर रहे हो, जो गुलाम है ना, जो भक्त हैं किराए के, वो भी वैसे नहीं है जो किराए के हैं। अबे दुनिया के टंका की छोड़ो भाई, देश में क्या बुरा हाल हो रहा है वो देखो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए 28 तारीख और 28 तारीख का जो लगातार एक खबर चल रही थी कि उद्घाटन होने वाला है नए संसद भवन का। 28 तारीख भी आ गई है, परंतु जिसका इंतजार था कि आखिरकार राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे या प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, तो इसका भी जवाब अब सीधा सीधा आ चुका है कि उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और राष्ट्रपति को कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये पूरी याचिका दायर करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था ये मामला, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा और इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कोर्ट की तरफ से आया है। इसी के साथ हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप जी आज इस मौके पर मौजूद है। कोर्ट ने कहा कि कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। लगातार विपक्ष है जो एकजुट हो चुका है, विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं जो ये कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन हुआ है। किसकी मानी जाएगी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने ये कहा है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। विपक्ष ने ये कहा है कि इसमें देश के राष्ट्रपति का अपमान किया गया है और संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, राज्यों का एक अपर सदन होगा और लोगों का एक निम्न सदन होगा जिसे लोकसभा कहते हैं। इनको मिला के संसद बनेगी। हाँ, तो विपक्ष ने जो भी बात कही है उसका कहना बिल्कुल जायज है कि क्योंकि देश का संवैधानिक जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए, ये विपक्ष ने कहा है। और इसमें एक बात और कही है कि जब आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए खूब ढोल पीटते हैं, हल्ला मचाते हैं, पता नहीं आपने जाना क्या कर दिया कि एक आदिवासी को आपने राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया, राष्ट्रपति बनाया, तो अभी उसी आदिवासी से, और जो महिला भी है, भाई आपके उस काम को और बड़ी प्रशंसा मिलती, आपका काम और बड़ा होता, आपकी प्रसिद्धि और होती। उस आदिवासी महिला को जो देश के प्रथम नागरिक हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं से अगर संसद का उद्घाटन भी कराया जाता तो कितना अच्छा होता। और वैसे भी संसद का जो सत्र शुरू होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं और संसद के सत्र का अवसान भी करते हैं। ये सारी लीगल चीजें हैं, संवैधानिक चीजें हैं, तो राष्ट्रपति ही उद्घाटन करें तो उसमें दिक्कत क्या है? तो ये चीजें भाजपा को समझ नहीं आ रही, कोर्ट को समझ नहीं आ रही है, सिर्फ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आ रही है? नहीं, कोर्ट को समझने की बात नहीं है। जहां तक भाजपा की समझने की बात है, भाजपा एक व्यक्ति की, ये यूं कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है। उसके सामने भाजपा के किसी व्यक्ति की कोई चलती नहीं है, चाहे भाजपा के अध्यक्ष क्यों ना हो, उनकी कुछ चलती नहीं। और नरेंद्र मोदी को बड़ी इच्छा है कि यह संसद मैंने बनवाई है तो इस पर तख्ती भी मेरी लगे। तो शिलान्यास की भी तख्ती, उसके बाद जो चिन्ह बनाया जब उसकी भी तख्ती, और अब उद्घाटन हो रहा उसकी भी तख्ती, उसको तख्ती अपनी चाहिए। ये इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। देश का अपमान हो रहा है, देश के संविधान का अपमान हो रहा है, यह देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, आदिवासियों का अपमान हो रहा है, इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों का, समस्त देशवासियों का अपमान हो रहा है। इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फीता काटने से उन्हें फायदा भी क्या पहुंचेगा? फीता काटने से उन्हें एक मतलब किसी व्यक्ति को मतलब बड़ी इच्छा होती है, बड़ी एक तरह से यूं कहो कि हवस होती है। जो प्रधानमंत्री एक पार्क का जाके जो फीता काट सके, उसका उद्घाटन कर सके, तो ये तो संसद भवन है। अब इसका उद्घाटन करने से वो अपने आप को कैसे दूर रखेगा भाई? और जब उसने बनवाई है, जब कोरोना में पूरा देश मर रहा था तब बनवाई, तब नहीं उसका काम रुका, तो भाई उसको करने दो, उससे बिना इसके तसल्ली नहीं मेरी, उसकी आत्मा को संतुष्टि। सम्मान विदेशों से मिल रहा है भाई कि नेता तक आकर झुक रहे हैं पैरों में, तो यहाँ पर ये सम्मान लेकर क्या करते हैं? वो जो नेता पैरों में झुके हैं वो भी गुलाम ही है। अच्छा। और वो पपिया गुआना जो देश जिसकी बात कर रहे हो, वो ऐसा लंबा चौड़ा देश नहीं है, बहुत मतलब दुनिया में ऐसा प्रसिद्ध वो नहीं है कि भाई हाँ एक नामी ग्रामी हो, एक विकसित राष्ट्र हो या अमेरिका की तरह हो या
रशिया की तरह हो या जर्मनी, फ्रांस या इंग्लैंड की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी होता है, कोई कोई आदमी गुलाम ही होता है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं? है वो, उसके लिए उसने जो भी किया। पर दूसरी बात, डंका कहां बज रहा है? डंका बज रहा क्वाड की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में जो होनी थी, खत्म, वो कैंसिल हो गई। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री वहां जाके वो जो इकट्ठे करे हैं ना, पीएम इज द बॉस, वो जो गुजराती इकट्ठे करे हैं, सर। गुजराती जो इकट्ठे करे ना ऑस्ट्रेलिया में, जो रहते हैं इधर उधर से, उनको उसमें, ताकि जो कर्नाटक की बहुत बुरी हार है, जो बुरी तरह से मुंह की खाई है, उससे थोड़ी सी झेप मिटाने के लिए वहां जाके भाषण देना था। इसलिए प्रधानमंत्री वहां जाके गए जबरदस्ती, जबकि ना राष्ट्रपति वहां के अमेरिका के आ रहे और ना ही बाकी और लोग वहां आ रहे, तब भी जापान के उन्होंने भी मना कर दिया, फिर भी प्रधानमंत्री वहां गए। तो ये सिर्फ झेप मिटानी और अपने आप को दिखाने कि दुनिया में कितना डंका बज रहा। अबे दुनिया के डंका की छोड़ो भाई, देश में क्या बुरा हाल हो रहा है वो देखो। सिमटते सिमटते कहां तक बीजेपी आ गई। लगभग देश के 3/4 हिस्से से बीजेपी साफ हो चुकी है। 2-4 ही तो स्टेट बचे हैं, यूपी है, हरियाणा है, यूपी है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और आपका जो है ये जो इसमें बेईमानी से बनाई गई सरकार, इसमें 24 जीतने जा रहे हैं, 24 जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2-4 स्टेट बची है। नहीं, ये दावा कर रहे हैं गृह मंत्री कि भाई कोई हटा नहीं सकता हमको। गृह मंत्री दावा कर रहे हैं या प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, ये केवल तभी जीत सकते हैं जब ईवीएम रहेगी। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से उनका दावा सच्चा है, वो जीतेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ईवीएम हट गई तो 40 सीटें भी भाजपा जीत नहीं सकती। और फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि एक सीट पे 1000 मोदी खड़े कर दोगे ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो भी जीत नहीं पाएगी 40 सीटें। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ये ईवीएम पर सवाल से होगा तो निश्चित रूप से ईवीएम पर सवाल तब क्यों नहीं खड़ा होता जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है? ईवीएम पर सवाल तब क्यों नहीं खड़ा होता जब कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है? तो कोई नहीं बोलता। ये राज्य हैं, राज्यों में कांग्रेस जीत जाए या कोई जीत जाए या बीजेपी हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मसला है केंद्र का। केंद्र में किसी भी सूरत में मोदी जीतने के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकता केंद्र में, क्योंकि केंद्र अगर हाथ में है तो राज्य क्या है, कुछ भी नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता। महाराष्ट्र में इतने लोगों को 40-41 विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली, कर्नाटक में हमने पहले सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, आपके जो मणिपुर में सरकार बनाई, कहां कहां क्या क्या, मतलब अगर आप केंद्र में हैं तो किसी भी राज्य को तोड़कर, किसी भी पार्टी को तोड़कर आप सरकार बना सकते हैं। ना भी बनाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत कहां पर है, केंद्र पर। और केंद्र में जब आप बने रहते हैं, और जिस तरह से पीछे से मोदी सरकार काम कर रही है, देश के संघीय ढांचे को खत्म करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि संघीय ढांचा खत्म होगा, संघीय ढांचा खत्म होने के बाद ही राष्ट्रतंत्र स्थापित होगा और सारी शक्तियां मोदी के हाथ में आएंगी। ये भी जो है ईवीएम से ज्यादा गड़बड़ी जो होती है वो केंद्र में होती है, लोकसभा के चुनाव। एक तथ्य आप लोग ये भी दे रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोग हैं या जो लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उद्घाटन के ऊपर जो लगातार जो विरोध चल रहा है कि वीर सावरकर को लेकर या 28 मई का दिन ही क्यों चुना गया है इस चीज के लिए? नहीं, 28 मई का दिन जो इसलिए चुना गया है कि सावरकर की जो है जयंती है। ये किसने कहा कि इसलिए चुना है? मतलब इसमें भी प्री प्लान्ड कहीं ना कहीं इसमें कहने की बात नहीं है, जो आंखों से दिख रहा है, आप न देखना चाहें तो ये आपके ऊपर है, लेकिन आंखों से साफ दिख रहा है। तो वो ये क्यों होता है? अगर संविधान, जिस देश का संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ, इसके लिए 26 नवंबर दिन चुनने में क्या दिक्कत थी? 26 नवंबर चुनते आप, 26 जनवरी चुनते आप, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ, जो गणतंत्र दिवस जो है उस दिन करते आप। या 15 अगस्त को अगर ऐसी ही बात थी तो भाई अब जून जुलाई और उसके बाद में अगस्त आ रहा, तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, उस दिन चुनते आप। आपने क्यों चुना 28 मई का दिन? क्योंकि सबको मालूम है कि आप सावरकर की फिलॉसफी को मानते हो, उस पर चलने वाले हो आप, इसीलिए सावरकर का ही दिन चुना। इसलिए जो लोग कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं, पर उनकी अपनी फिलॉसफी है, जिसके लिए वो चल रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए वो काम करेंगे। आप कह रहे हैं सावरकर की फिलॉसफी पर चल रहे हैं, गांधी जी के नेतृत्व में पूरा उनकी बातें मानने वाले, उनके आइडियोलॉजी फॉलो करने वालों पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सावरकर के नहीं, गांधी की फिलॉसफी से तो वो कोसों दूर है। गांधी का नाम तो इसलिए रहते हैं कि हिम्मत नहीं है गांधी का नाम न लें। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि गांधी का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री, और उसी के बाद वीर वो जो है क्या बोले हैं उसको, गॉडसे पे जाके जो माला चढ़ाते हैं। मतलब अब दोनों आप देखिए कि एक तरफ गांधी और फिर दूसरी तरफ जो गॉडसे। तो कहां है इनकी फिलॉसफी? कैसे गांधी को मानते हैं? ये जो सारी चीजें हैं, ये सब चीज जनता को मालूम है, और संविधान के विरोध में, संविधान को ध्वस्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है।
सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से, और अपमान किया जा रहा है। देश का अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान, और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान और आदिवासियों का अपमान किया जा रहा पर जितनी आवाज विपक्ष उठा रहे हैं, जितनी आवाज और जनता उठा रही है, राष्ट्रपति का इस पर कोई कुछ कहना नहीं है। है। राष्ट्रपति अपनी मर्यादा में है, उनका कुछ कहना ठीक भी नहीं है। उन्हें क्या कहना है? वो देख रहे हैं कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, इतना तो वो देख ही रही है ना। दो लगातार तस्वीरें बनेंगी आप सर। एक बात बताइए कि अभी आज 26 तारीख है, परसों 24 तारीख को झारखंड हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ। झारखंड हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, उसमें उसका उद्घाटन करने के लिए वहां पर राष्ट्रपति महोदया को बुलाया गया। उन्होंने उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर शामिल थे, लॉ मिनिस्टर वहां पर शामिल थे, और बाकी जो सब लोग थे वो वहां पर शामिल थे। तो जब उसका हो सकता है, इसका क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मोदी किसी हालत में, जो तख्ती लगनी है ना कि संसद का उद्घाटन मोदी ने किया, और उसकी जो है मतलब बड़ी बहुत सारी जो गाथाएं लिखी जाएंगी कि मोदी ने ये बनवाया, ऐसे किया, वो किया, इसका आर्किटेक्चर इसने किया, न जाने क्या क्या वो सारी चीजें होंगी। तो उस मोह को छोड़ नहीं सकता प्रधानमंत्री मोदी, ये है सबूत। दो तस्वीरें बनने जा रही है 28 तारीख को। एक तस्वीर वो रहेगी जहां पर उद्घाटन किया जाएगा खुद नरेंद्र मोदी के हाथों से। दूसरी तस्वीर रहेगी उसी संसद पर जब महिला पंचायत होगी, जब तमाम महिला बैठेंगी, तमाम पहलवान बैठेंगी। क्या इंटरनेशनल असर जो है इस चीज का पड़ने वाला है? ये वो तो अभी से पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहा। सभी इंटरनेशनल मीडिया के लोग और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री किस तानाशाहीपूर्ण रवैये से सारी चीजों को कर रहा है। आप देखें, हर चीज में डाउन आ रहे हैं हम। प्रेस की स्वतंत्रता में हम बद से बदतर स्थिति में लगातार आ रहे हैं। भुखमरी में बहुत नीचे हम आ चुके हैं। महिलाओं की जो सुरक्षा के मामले में उसमें बहुत नीचे आ चुके हैं। जो लगातार मजदूरों के साथ स्थिति हो रही है, उसमें कहां हम ठहर रहे हैं, दुनिया के उसमें कहीं भी नहीं है। सो और भ्रष्टाचार में इतनी बुरी स्थिति है इस देश की, जो अब से पहले कभी नहीं थी। हर चीज में नीचे आ रहे हैं, और जबरदस्ती कहा जा रहा, ढोल पीटा जा रहा विकास का। फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा था। दुनिया इस बात को देख रही है। जो हर हर मोदी की जो बात कर रहे हो, जो गुलाम है ना, जो भक्त हैं किराए के, वो भी वैसे नहीं है जो किराए के हैं, उनको बाकायदा किराया देकर बुलाया जाता है, ये नारे लगवाए जाते हैं। उसके कान में जब तक ये नारे लगते नहीं ना, उसको चैन नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री को उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए पैसा खर्च किया जा रहा है, देश का पैसा है, बर्बाद किया जा रहा है। और मतलब 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन देश के प्रधानमंत्री के प्रचार पर देश का प्रधानमंत्री खर्च कर रहा हो, और इस देश की गाड़ी खून पसीने की जो कमाई है, टैक्स पेयर की जो कमाई है, उसमें से वो पैसा खर्च हो रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा अपमान देश का और क्या हो सकता है। चलिए, इसी के साथ एडवोकेट भानु प्रताप हमारे साथ मौजूद थे और संक्षेप में बात कर ली है कि आखिरकार 28 तारीख को जो तमाम जो तस्वीरें बनने वाली हैं एक ही जगह से, एक उसी नए संसद से, क्या होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, याचिका दायर की गई, उसके बाद याचिका को खारिज भी कर दिया गया। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एक एक अपडेट से आप रूबरू रहिएगा, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।